हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब कैसे हो? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद वसीम आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। आज जो हम डिस्कस करेंगे, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया काइनेटिक एनर्जी के बारे में, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। अब मैकेनिकल एनर्जी का जो दूसरा पार्ट है वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी इज द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी विद काइनेटिक एनर्जी। और इसमें जो ये एनर्जी है ये बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है। मतलब कि जो बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लाइक इसके अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, स्प्रिंग जो होती है हमारे पास, स्प्रिंग को अगर हम इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, से देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, ठीक है ना। अब मैंने स्प्रिंग को कर दिया एक्सपेंड। एक्सपेंड कैसे किया? इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगा के, इधर इस डायरेक्शन में इधर फोर्स लगा के। अगर मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया है, अब वापस से फोर्स हटा दिए मैंने ये, तो क्या होगा? स्प्रिंग अपनी इसी वाली शेप में वापस आ जाएगा। तो जब मैंने बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, सुनते रहे ना, जब मैंने बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया तो बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, और उस एनर्जी ने क्या किया? अगेन उसे उसकी इनिशियल पोजीशन पे वापस लाने के लिए एक वर्क डन किया। तो वो एनर्जी जो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं उसकी शेप की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अनदर एग्जांपल से वी हैव अ बो। एक हमारे पास तीर कमान टाइप की चीज है, देखो लगभग लगभग इस टाइप से होती है, बंधे होते हैं। और जब तुम इसे स्ट्रेच कर दोगे इस तरीके से तो बहुत तेजी से इससे निकल के जाएगा वो। तो इसका मतलब ये है कि इसे जब हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गई? एक एनर्जी स्टोर हो गई, और उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मोर ओवर एक बात बताता हूँ मैं, चलो एक और एग्जांपल। इस तरीके से हमारे पास ये कोई एक सरफेस है जो हाइटेड है थोड़ा सा, इस तरीके से यहां से कार ने इधर जाना शुरू किया, यहाँ यहाँ पहुंच गए। यहाँ जाकर तुम कार को बंद कर दो तो इस पॉइंट के बाद वो खुद ही नीचे आ जाएगी। यहां से यहां तक लाने के लिए, ऐसा हम जानते हैं कि यहां से यहां तक लाने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क डन थोड़ी ना करना पड़ेगा। यहां से जब यहाँ ऊपर जा रहे हो, देखो जब तुम नॉर्मल सरफेस पे चल रहे होगे तो मुझे एक बात का जवाब दो, जब इस तरीके से चल रहे होगे जब ज्यादा एनर्जी लगेगी, या जब ऊपर जा रहे होगे तब ज्यादा तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा? मान लो यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो 5 मीटर है, और इस सरफेस पे 5 मीटर चल रहे हैं, तो तुम मुझे बताओ कहां पे 5 मीटर तक इस कार को मूव कराना आसान है? तो यू विल से ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस सरफेस पे मूव कराना आसान है कंपैरेटिवली इस सरफेस के। द रीजन इज क्रिस्टल क्लियर कि हम हाइट के अगेंस्ट जो वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क जो हम कर रहे हैं, वो इसमें स्टोर हो गया इस पॉइंट पे जाके यहाँ, और तुम इसे जाके ऐसे ही छोड़ दो तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये क्या हो गया हमारे पास? अच्छा देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। उससे पहले मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब क्लास में बच्चों को। तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, बाजीगर। उसमें वो क्या करता है? शिल्पा शेट्टी को लेकर जाता है ऊपर एक बिल्डिंग के ऊपर, वहां से उससे कुछ बात करता है, उसके बाद उसे वहां से फेंक देता है। तो बेसिकली जब वो उसे ऊपर लेकर जा रहा होता है, ऊपर लेकर जा रहा होता है बिल्डिंग के, तो क्या करता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है। कौन सी एनर्जी बढ़ा देता है? पोटेंशियल एनर्जी। और फिर उसके बाद उसे वहां से फेंक देता है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसे मैं आगे बताऊंगा जब हम कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये समझो, ये ब्लॉक नहीं है, शिल्पा शेट्टी है, क्या है? और ये शाहरुख खान इसे लेकर जा रहा है, यहाँ से लेकर जा रहा है, और इसे एक सर्टेन हाइट तक लेकर चला गया और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, ठीक है ना। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लिखते हैं क्या? द एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। बस इतना लिख दो। इसके नए कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आई है उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अच्छा देखो, बहुत बढ़िया, आगे देखो। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास है m, और उसे h हाइट तक यहां से
इस जगह तक लेकर जाना है मुझे, इस हाइट तक, m हाइट तक। बात आ रही है समझ में? यहां से यहां तक लेके जाने के लिए इसमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ये मान लो यहां से लेके यहां तक जो हाइट है ये है h हाइट, तो वर्क डन, ये लिखो, वर्क डन टू लिफ्ट द बॉक्स ऑफ मास m। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पे h दिया हुआ है तो मैं h ही लिख लूंगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। वो हाइट के टर्म्स में डिनोट करती है, वो डेप्थ के टर्म्स में डिनोट की जा सकती है, उसमें लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत है नहीं। अच्छा अब देखो फोर्स कितना होगा, ऐसे ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो देखो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, इसका मास है m, तो अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ किस रेट से अट्रैक्ट करेगी सोचो। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ m इंटू जी के रेट से अट्रैक्ट करती है हमेशा। किस रेट से अट्रैक्ट करेगी? m इंटू जी के रेट से, मास और ग्रेविटी इस रेट से। मान लो ये है, एग्जांपल के लिए मान लो 100 है, 100 जूल, जिस रेट से इसे अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तो ऊपर कम से कम मुझे 100 जूल तो लगाना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट किधर जाने लगे। उससे ज्यादा लगा दूंगा सो फार सो गुड, वरना एटलीस्ट 100 जूल तो हमें चाहिए ही ना इस बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए। तो इस फोर्स की वैल्यू जो मैं ले सकता हूं वो ले लूंगा mgh। क्या होगी? ये बेसिकली वर्क ही तो लिखा हुआ है mgh। अब यहां जाके ये बॉडी हमने रख दी मान लो किसी सरफेस पे, ठीक है ना, यहां पे पहुंच गए। अब क्या हुआ, इस वर्क का क्या हुआ, ये वर्क हो गया स्टोर किसके अंदर, ये जो वर्क है इस बॉडी के अंदर स्टोर हो गया। दिस वर्क स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म एनर्जी। किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। अब ये देखो कौन सी एनर्जी की फॉर्म में हुआ, क्योंकि इसका हुआ है कॉन्फ़िगरेशन चेंज। अभी यहां रखा था, अभी रख दिया यहां, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो एनर्जी आती है कौन सी? पोटेंशियल। तो ये जो वर्क डन स्टोर हुआ माय डियर, ये किसके फॉर्म में स्टोर हुआ? ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर। क्या बात आई समझ में? ये बहुत सफिशिएंट डेटा अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है 9th क्लास तक, तो ये मतलब मोर देन सफिशिएंट डेटा है जिसमें तुम डील कर सकते हो। और ये जो मैंने लिखा है ना फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में सीधे सीधे न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ है उससे। अब यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया? mgh। mgh कुछ याद आ रहा है? mdh मसाले लाइक mgh। तो ये जो वर्क डन है ये किसकी फॉर्म में स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहां से एक नई बात सीखे, पोटेंशियल एनर्जी को जनरली यू से डिनोट करते हैं। वैसे तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, कहीं कहीं कुछ और देख लोगे, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल सी कि पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट किया? यू से। इसकी यूनिट क्या होती होगी? अगेन विदाउट एनी डाउट यूनिट इज जूल। और स्केलर क्वांटिटी होगी, कैसी होगी? स्केलर, जिनके पास दिशा नहीं होती हो, दैट मीन्स दे हैव नो डायरेक्शन। सो पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। आई होप कि यहां तक बातें आ गई होंगी समझ में। चलो देखो, ये नोट डाउन किया, नोट डाउन कर लो। चलो आगे चलते हैं। देखो देखो जी, आगे है हमारे पास टॉपिक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। या मैं तुम्हें इस तरीके से बोलूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ
पाथ, ये जो चीज लिखी हुई है इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा हो सकता है तुम्हारे लिए कंपैरेटिवली मुश्किल चीज हो जाए, पर है एनसीईआरटी में तो पढ़ना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। एक ब्लॉक है हमारे पास यहाँ पे जिसका मास है m, उसे h हाइट तक इस जगह तक लाए। इन दोनों के बीच में हाइट कितनी है h, ठीक है ना। यहां से यहां तक इसे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा हम वो कैलकुलेट करेंगे। दूसरे बार हमारे पास एक ब्लॉक है m, इसे हम इस तरीके से होते हुए इस हाइट तक लाए, दोनों को सेम हाइट तक। इसका और इसका मास सेम है, इसका और इसका मास सेम है, हाइट भी सेम है। ये मान लो ये है हमारे पास h1, ये h2, ये h3, ये मान लो x1, ये मान लीजिएगा x2। अब मैंने देखो हेडिंग क्या लिखी है उस पर ध्यान दो जरा तुम लोग। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वरना पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यहां से लेके यहां गया तो इसकी पी कितनी होगी ये बताना है मुझे, और इसकी पी कितनी होगी। क्या इनकी पी सेम होगी? सोचो। तो हेडिंग में तो ये लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि होनी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा देखो, डिस्कशन किया हमने यहां से, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, वर्क डन कैलकुलेट कर लो। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है जी? h। ध्यान दो, फोर्स की वैल्यू mgh, और ये जो वर्क डन यहां तक करने में लगा बॉडी को किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहां वर्क डन हो गया mgh, ठीक है। चलो आगे देखो, पहले मैं इस m को यहां तक लाया a पॉइंट तक, फिर b पॉइंट तक, देन c, देन d, देन e। और ये यहां क्या किया? सीधे सीधे इस पॉइंट को मान लो o, या सीधे सीधे o से e तक एक ही बार में, एक झटके में यहां से या धीरे 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 लेके आए। चलो देखो, सबसे पहले बात करें वर्क डन इन A to O, O2A, बाय मिस्टेक, O से A तक वर्क डन कितना होगा? तो तुम बोलोगे फोर्स तो हमारे पास इंटू H1 है, यहाँ पे इतनी हाइट, तो हो जाएगा mg इंटू H1। सिंपल, mg H1 के बराबर होगा। चलो नाउ टॉकिंग अबाउट A to B। अगर ये वाला जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं ये समझ लिया तो बात हो जाएगी बहुत आसान। A से B तक जो वर्क डन है, वर्क डन इन A to B कितना होगा? 0। क्यों होगा 0? क्यों होगा 0? सोचो जरा। अगर तुम्हारे पास आंसर है इस बात का तो समझो तुम बहुत अच्छी तरीके से चीजें सीख रहे हो। फर्स्ट लेक्चर में मैंने जहां 0 वर्क डन बताया वह बताइए ये बात। अगर आंसर नहीं है तो वापस से सुनो, कुछ लोगों का डाउट था 0 वर्क डन में, वो क्लियर हो जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट इस जगह पहुंच गया होगा रफली, तो इसका mg किधर लग रहा होगा? यू विल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में। और दोनों के बीच में एंगल बताओ कितना हुआ? याद आया कुछ? कितना हुआ दोनों के बीच का एंगल? 90 डिग्री। और जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो जाए 90 डिग्री, जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो जाए 90 डिग्री, तो वर्क डन होता है 0। समझ आई बात? उसी तरीके से B2C में कितना लगेगा हमें वर्क डन? तो B2C में जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन B2C में वर्क डन होगा mgh2। कितना होगा भाई साहब? mgh2। देख लेता हूं ये आया या नहीं आया। अच्छा देखो, B2C में होगा mgh2, C2D सॉरी। अगेन यहां पे पहुंच गया मास, mg किधर लग रहा होगा? इधर। डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा इधर। एंगल बोलो जल्दी से, एंगल अगेन 90 डिग्री। तो C2D में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इन CD बहुत बड़ी 0। देखो एक बात याद रखो, mg हमेशा इस तरीके से एक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर वो इस तरीके से मूव करने लगे, 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे, सिंपल 0 वर्क डन लिख दो। हो सकता है इसे कोई और फोर्स लेकर जा रहा हो, ऐसा नहीं है कि बिना वर्क के यहां से यहां तक आ रही है A to B। ये कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर 0 वर्क में कि बिना वर्क के A to B में पहुंच गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्क हुआ है, पर कौन से फोर्स ने नहीं किया है? मैंने बड़ा बड़ा यहां पे लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने नहीं किया है वो वर्क।
कोई अलग फोर्स होगा, वो मेरी कंसिडरेशन में ही नहीं है अभी, मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल वर्क पता करना है। तो कितना हुआ यहां तक, याद रखो ग्रेविटेशनल का वर्क 0 है, कोई और फोर्स होगा उसका होगा, जो भी होगा वर्क डन, आई डोंट केयर, बट हियर द वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। द रीजन इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, कितना 90 डिग्री। चलो देखो C2D में 0, अब D2E वर्क डन, ये थोड़ा सा देखो इधर बहुत ज्यादा हो गया, वर्क डन इन T2E, तो लिख लो mgh3। टोटल वर्क डन कितना होगा O से लेके E तक, तो इसे ऐड कर दें, इसे ऐड कर दें, इसे ऐड कर दें, इसे ऐड कर दें और इसे ऐड कर दें। अभी जो 6 1 2 3 4 ये 5 जो इक्वेशन बनाई है ना, इन्हें सिंपली कर दो ऐड। क्या मैं इसे रब कर दूं, कर देता हूं, नोट डाउन कर लो, काम आएगा, इंपॉर्टेंट चीज है एकदम। अच्छा देखो, देखो जी इसका रिजल्ट कितना है, साइड में लिख दो, इसका आया था mgh, इसका आया था mgh, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर दो, वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, तो वर्क डन की होगी प्यारे बच्चों mgh1 प्लस, बोलो अगली इक्वेशन, 0 को तो ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, और तुम्हारे पापा तुम्हें 0 पैसे दे दें और बोले बहुत दे दिया, तो बेवकूफ बना रहे हैं लिटरली, mgh2 प्लस mgh3, तो वर्क डन की वैल्यू हो गई, mg को ले सकता हूं मैं कॉमन, h1 प्लस h2 प्लस h3, h1 यहां से यहां तक हाइट, h2 यहां से यहां तक हाइट, देखो ये रहा बहुत बड़े बड़े, h3, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो पूरी की पूरी हाइट आ जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी थी, वर्क डन की वैल्यू mgh के बराबर, और यही mgh किसकी तरह स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की तरह, mgh की तरह स्टोर हो जाएगी। तो यानी कि एक बात समझो, U इज इक्वल टू mgh क्या आ गया, इस वाले केस में वर्क डन U इज इक्वल टू mgh, प्रीवियस वाले में भी कितना आया था, U इज इक्वल टू mgh, तो क्या वर्क डन है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो बिल्कुल है जी, बिल्कुल हमने कैलकुलेट कर दिया, प्रूव कर दिया है। ये जो 2 पॉइंट्स है ना इस जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है, ये बात समझो, इस तरीके से मूव कराने में कभी भी हमें क्या नहीं लगता है, वर्क डन नहीं लगता है। आई होप समझ आई होगी यहाँ तक बात, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलो ठीक है, इतना ही पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सिंपल, देखो 1 मिनट में एक रिवीजन दे देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है ये एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये मैंने ड्रॉप कर दिया सिंपल, अब मैं इसे उठा के लाया, वहां से उठा के लाया, जब मैं उठा के लाया तो मैंने इस पे वर्क डन किया, mg क्योंकि मार्कर का तो नीचे की तरफ लग रहा है, जब मैं इसे उठा के लाया h हाइट तक, वो वर्क डन गया कहां, इसमें स्टोर हो गया, और किस फॉर्म में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। जब मैं इसे रिलीज करूंगा ना, तो मुझे थोड़ी ना कोई फोर्स, अच्छा देखो एक बात समझो, अब इसे यहां से नीचे तक छोड़ने में मुझे कोई वर्क थोड़ी ना करना पड़ रहा है, ये देखो मुझे थोड़ी ना कोई वर्क करना पड़ रहा है, मैं तो जस्ट रिलीज कर रहा हूँ, खुद नीचे जा रहा है। तो वर्क करने की इसके पास कैपेबिलिटी कहां से आई, वर्क करने की कैपेसिटी को तो एनर्जी कहते हैं, यानी कि इसके पास कुछ क्या है, एनर्जी है, और वो एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया है, और उस कॉन्फ़िगरेशन के चेंज करने की वजह से एक नई एनर्जी इसमें आ गई है, और वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला। अब हम आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, हो सकता है थोड़ा सा डेटा चेंज हो, बट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखो, कैलकुलेट amount of work done needed to raise a 5 kg block by 6 मीटर। या तो इस तरीके से लिख देंगे, या सेम क्वेश्चन को एक और क्राइटेरिया है, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, मैं बस थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क दे रहा हूं कि तुम समझ पाओ, पेपर में जाकर कभी भी फंसो ना, ठीक है ना। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, और देखो मैं बार बार बता रहा हूं, वर्क डन और एनर्जी दो अलग चीजें नहीं है, बस एनालिसिस करना है वो वर्क डन कौन सी एनर्जी के फॉर्म में
अपीयर हो रहा है, बस ये बात है जो मतलब मेन है हमें करने के लिए। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 5 kg ऑब्जेक्ट, 5 kg ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, प्लेस्ड 6 मीटर अबव द ग्राउंड। दोनों क्वेश्चन पढ़ो, सेम ही है। पहले वाले में पूछा है कि वर्क डन बताओ कितना लगेगा 5 kg के ब्लॉक को उठाने के लिए 6 मीटर से। तो देखो फर्स्ट वाले को सॉल्व करें, 5 kg का ये ब्लॉक है, 6 मीटर इसे ऊपर लेके गए, तो तुम कहोगे वर्क डन का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अक्सर दिक्कत हो जाती है, तुम लोग ऐसे न्यूमेरिकल यूज करने के लिए यूज टू हो चुके होते हो कि जिनमें जस्ट वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाए, बट हियर इज अ प्रॉब्लम। डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है साफ साफ 6 मीटर है, फोर्स पता ही नहीं चलता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को नोटिस किया कि उन्हें ये वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है कि वो यहाँ पर फोर्स की जगह ये 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, आंसर निकाल देते हैं। बट देखो फोर्स की वैल्यू होगी mg इंटू एस, या तो तुम इस तरीके से देख लो, और mgs या mgh किसकी वैल्यू हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई है भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी की। और जब तुम यहां से लेके इसे यहां लेकर जा रहे होगे, यहाँ छोड़ दिया होगा, तो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया होगा, अभी बताया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। 5 इंटू 10 इंटू 6, जी की वैल्यू 9.8 नहीं ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ, कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर है तो 9.8 लेकर मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना हो गया 300 जूल, 300 जूल इज द आंसर। और दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर सेम ही है, पर लैंग्वेज अलग है, बता दे रहा हूं क्या किया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नहीं होगा ये, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, एनर्जी और लिख लो भाई साहब। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 5 kg ऑब्जेक्ट प्लेस 6 मीटर, तो 6 मीटर ये क्या दी हुई है, एच दी हुई है 6 मीटर, ये क्या दिया हुआ है मास 5 kg। पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, मास 5, जी की वैल्यू 10 लिख दो और लिख दो 6, 300 जूल। तो मुझे लग रहा है कि समझ आ गया होगा और आज आ भी जाना चाहिए। स्टिल इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द एनी ऑफ द न्यूमेरिकल, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर हद तक कोशिश करूंगा कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर किए जाए। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज आउट हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।